वक्त हो गया 100 खबरें फटाफट के रुख करने का। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज सभी मंत्री अपना पदभार ग्रहण करेंगे। सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में सभी मंत्रियों को सीएम मनोहर लाल पदभार ग्रहण करवाएंगे। हरियाणा में मनोहर मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, आपको बता दें, जिसमें कि 10 मंत्रियों ने शपथ ली है और इनमें 6 विधायकों को कैबिनेट और 4 विधायकों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। सभी विधायकों को सत्यदेव नारायण आर्य ने शपथ दिलाई। हरियाणा राजभवन में अंबाला कैंट से बीजेपी विधायक अनिल विज ने कैबिनेट मंत्री के लिए शपथ ली। आपको बता दें कि अनिल विज हरियाणा के अंबाला कैंट विधानसभा सीट से 6ठी बार विधायक बने हैं और पिछली बार मनोहर सरकार में वे स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। अनिल विज ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एबीवीपी से की थी। आपको बता दें कि दरअसल अनिल विज हरियाणा विधानसभा में 2 बार निर्दलीय विधायक के तौर पर भी जा चुके हैं। साल 1996 और 2000 में अनिल विज ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और दोनों बार जीत दर्ज की। जगाधरी से बीजेपी विधायक कंवरपाल गुर्जर ने कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ ली है। बता दें आपको कि साल 2014 में वे बीजेपी से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की और 13वीं विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शपथ ली। बता दें कि साल 1990 में कंवरपाल गुर्जर ने बीजेपी का दामन थामा और साथ ही वे 3 बार बीजेपी के राज्य महासचिव रह चुके हैं और 2 बार बीजेपी के जिला महासचिव रह चुके हैं। मूलचंद शर्मा ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से बीजेपी के विधायक हैं और वे दूसरी बार विधायक बने हैं। रणजीत सिंह चौटाला ने हरियाणा के राजभवन में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। रणजीत सिंह रानिया से निर्दलीय विधायक हैं और बता दें आपको कि रणजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल के तीसरे बेटे हैं और देवीलाल सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं। बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला ने विधानसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस से टिकट कटने के बाद रानिया से निर्दलीय चुनाव लड़ा। हरियाणा राजभवन में लोहारू से बीजेपी विधायक जयप्रकाश दलाल ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। बता दें आपको कि जयप्रकाश दलाल लोहारू से दूसरी बार विधायक बने हैं। बावल सीट से बीजेपी विधायक डॉक्टर बनवारी लाल ने हरियाणा राजभवन में कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ ली है। बता दें आपको कि डॉक्टर बनवारी लाल बावल से दूसरी बार विधायक बने और पिछली सरकार में वे राज्य मंत्री रह चुके हैं। राजभवन में ओम प्रकाश यादव ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। बता दें आपको कि नारनौल सीट से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश यादव अहिरवाल क्षेत्र से आते हैं और साल 2014 में भी बीजेपी से विधायक रहे। हरियाणा राजभवन में आपको बता दें कि कमलेश ढांडा ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। वे कलायत सीट से बीजेपी विधायक हैं। बता दें आपको कि कमलेश ढांडा पूर्व मंत्री स्वर्गीय नरसिंह ढांडा की पत्नी है। राजभवन में सत्यदेव नारायण आर्य ने अनूप धानक को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई। अनूप धानक उकलाना से जेजेपी विधायक है। अनूप धानक इनेलो से जेजेपी में शामिल हुए थे और 23,693 वोट्स पाकर उकलाना से दूसरी बार विधायक बने। भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान संदीप सिंह पंजाबी चेहरे के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए और पंजाबी में राज्य मंत्री की शपथ भी ली है। संदीप सिंह कुरुक्षेत्र के पिहोवा सीट से बीजेपी विधायक हैं। बता दें आपको कि संदीप सिंह साल 2002 से 2012 तक हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं और साल 2019 में हरियाणा पुलिस में डीएसपी रैंक की नौकरी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए और 5,314 वोटों के साथ पिहोवा सीट से जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के बाद बृहस्पतिवार देर रात स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के सदस्य देशों में व्यापार, नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए तंत्र बनाने को लेकर चर्चा की गई और इस दौरान दुनिया के 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने पर फोकस होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लगातार बैठकों ने हमारे संबंधों को मजबूत किया है और ये बैठक रूस के सुदूर पूर्व व्लादिवोस्तोक शहर में पूर्वी आर्थिक मंच के मौके पर बातचीत के 2 महीने बाद हुई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े मामलों पर फैसला दिया है। सबरीमाला, राफेल और राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला केस को बड़ी बेंच को सौंप दिया है। अब इस मामले में 7 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परंपराएं धर्म के सर्वोच्च सर्वमान्य नियमों के मुताबिक होनी चाहिए और सबरीमाला के केस का असर सिर्फ इस मंदिर ही नहीं बल्कि मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और अगियारी में पारसी महिलाओं के प्रवेश पर भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री जारी रहेगी। जस्टिस नरीमन ने फैसला पढ़ते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम होता है। सरकार को संवैधानिक मूल्यों की पूर्ति करना सुनिश्चित करना चाहिए। राफेल सौदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार अर्जी खारिज कर दी है। एफआईआर या फिर जांच की जरूरत नहीं है। चौकीदार चोर है वाले राहुल के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा को मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवमानना केस में राहुल विवादित बयान देने से बचे और नेताओं को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बयान देना चाहिए। दिल्ली एनसीआर की हवा में सांस लेना दूभर हो गया है। उत्तरी पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में चक्रवाती हवाएं चलने से इस मौसम में दूसरी बार हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। पंजाब और हरियाणा में पराली के धुएं और साथ ही मौसमी दशाओं के बिगड़ने से भी हवा में मौजूद प्रदूषक 3 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं और सफर का अनुमान है कि दरअसल हालात में अभी सुधार की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और बारिश होने का कोई भी अनुमान नहीं है। धूप ना होने से मिक्सिंग आइस नीचे आ गई हैं और साथ ही नतीजतन हवा में मौजूद प्रदूषण तत्व दिल्ली एनसीआर के ऊपर उठ गए हैं। प्रदूषण के पूर्वानुमान करने वाली एजेंसियों के मुताबिक आज भी दिल्ली एनसीआर में हालात में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली से सटे राज्यों में दरअसल पराली जलाने के कई मामले सामने आए हैं और पंजाब में पराली जलाने के 46,211 मामले और हरियाणा में 5,807 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सफर के मुताबिक 22% प्रदूषण पराली जलाने की वजह से है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इसमें कम से कम 3 साल का समय लग सकता है। इसरो के सूत्रों के मुताबिक अगले साल तक चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करना लगभग नामुमकिन है क्योंकि इसके लैंडर, रोवर, रॉकेट और पेलोड्स को तैयार करने में कम से कम 3 साल का समय तो लगेगा ही। कर्नाटक में बागी विधायकों को उपचुनाव लड़ने को लेकर दरअसल सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद सभी कांग्रेस और जेडीएस के विधायक गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। कर्नाटक में खाली हुई सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होंगे और उपचुनाव लड़ने के लिए सभी बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बागी विधायकों को उपचुनाव लड़ने की अनुमति देने के फैसले का स्वागत किया है। येदियुरप्पा ने भरोसा जताया है कि बीजेपी 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में सभी 15 सीटें जीतेगी। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि शीर्ष कोर्ट का फैसला पूर्व स्पीकर और साथ ही सिद्धरमैया की साजिश के खिलाफ आया है और इस फैसले पर बागी विधायकों ने भी खुशी जताई है। एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिसंबर से ई ऑटो सड़कों पर दौड़ते नजर आएंगे। परिवहन विभाग ने भी ई ऑटो के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ई ऑटो का भी रजिस्ट्रेशन आरटीओ से ही होगा। बता दें आपको कि इससे प्रदूषण का लेवल कुछ हद तक कम हुआ है और साथ ही बता दें कि नई दिल्ली की एक कंपनी की ओर से ई ऑटो को तैयार किया जा रहा है।
ई ऑटो पहले गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ में चलाए जाएंगे और इसके बाद उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में जनवरी से चलाए जाएंगे। नोएडा में सीएनजी और साथ ही डिजिटल के बता दें आपको डीजल के 18,000 से ज़्यादा ऑटो चलते हैं और फिलहाल ई ऑटो की कीमत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत राजकीय उच्च विद्यालय में कैंप का आयोजन किया गया है। इस दौरान बच्चों और महिलाओं को खान पान और एनीमिया से जुड़ी जानकारियां भी दी गई हैं। पानीपत में थर्मल और सीमेंट फैक्ट्री में धूल मिट्टी के कारण आपको बता दें कि दरअसल कुगराना के लोग काफ़ी परेशान हैं और उनकी लंबे समय से मांग थी कि उन्हें शिफ्ट किया जाए, जिसके बाद प्रशासन ने सोंदापुर के पास लोगों को शिफ्ट करने का फैसला किया। पलवल शिक्षा विभाग की ओर से आगामी 30 नवंबर को पलवल के सभी खंडों के स्कूलों में सक्षम प्लस परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के शिक्षा के स्तर पर सुधार करना है। पलवल जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल ने बताया दरअसल कि जिले के विभिन्न स्कूलों में अंग्रेजी के तहत सक्षम प्लस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इसमें 3री से 8वीं कक्षा तक के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। टोहाना में नागरिक अस्पतालों और साथ ही पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को बिजली सप्लाई के लिए हॉटलाइन से जोड़ेगा। आपको बता दें कि इसके अलावा बिजली विभाग ने बिजली सेवा से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने के लिए हेल्प डेस्क बनाया है, जिसमें कि लोग सोशल मीडिया के जरिए भी शिकायत कर पाएंगे। परिधि गृह मंडी में मंडी जोन के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें कि विभाग की कई योजनाओं की प्रगति को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत पहले चरण में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस मिशन के तहत हर घर में पेयजल की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार के कार्यक्रम भारत को जानिए के तहत 9 देशों के 40 प्रतिनिधि शिमला पहुंचे और बता दें आपको कि ये प्रतिनिधि 9 दिनों तक हिमाचल की संस्कृति और यहां के धरोहर के बारे में जानकारी ली। 9 देशों के 40 प्रतिनिधियों को अक्षय राम प्रसाद ने बताया कि दरअसल केंद्र सरकार के कार्यक्रम के तहत भारत को जानने यहां पहुंचे हैं और एक हफ्ते में अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं। पांवटा साहिब के विकास खंड कार्यालय प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल पहुंचे। बता दें आपको कि इस कार्यक्रम में अहम बैठक का आयोजन भी किया गया था, जिसमें कि सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में राजीव बिंदल ने सभी अधिकारियों को उनकी पंचायतों के रुके हुए विकास को पूरा करने के निर्देश दिए। हमीरपुर बस अड्डे के सामने लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बसे 58 खोखाधारकों को नोटिस दिया गया है और साथ ही कहा गया है कि वो इस जगह को 15 दिनों के अंदर खाली कर दें। नोटिस मिलने पर खोखाधारकों में गुस्सा है और खोखाधारकों ने जिला प्रशासन से खोखों को न हटाने की गुहार लगाई है। खोखा यूनियन के सदस्यों ने प्रशासन से मांग की है कि पहले अच्छी दुकानें बनाई जाएं और 1998 से पहले जमा करवाई गई 50,000 की राशि भी वापस दी जाए और खोखे को ना उखाड़ा जाए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली के पैराग्लाइडिंग के वायरल वीडियो के बाद अब कांगड़ा जिले के बिट बिलिंग का भी वीडियो वायरल हो रहा है। दार्जिलिंग से बिट बिलिंग घूमने आए पर्यटक का वीडियो दरअसल पायलट ज्योति ने अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल में डाला है, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया है। बता दें कि ज्योति ठाकुर का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पैराग्लाइडिंग स्काई डाइविंग के चैंपियंस के तौर पर दर्ज है और साथ ही ज्योति भारत के टॉप 10 पायलटों में से एक है। हिमाचल प्रदेश में बनने वाली दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतर रही हैं। प्रदेश में
एसजीएससीओ ने अक्टूबर महीने में ड्रग अलर्ट जारी किया था और जिसमें कि 35 दवाएं सब स्टैंडर्ड्स पाई गई थी, जिनमें से हिमाचल की 13 दवाएं शामिल हैं। रामपुर के अंतर्राष्ट्रीय मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में दरअसल कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां पेश की हैं और इस दौरान हिमाचल सरकार के मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिनका शॉल और टोपी पहनाकर स्वागत भी किया गया। पांवटा साहिब के बद्रीपुर पंचायत में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहां पर लोग गंदगी और बदबू के कारण काफी परेशान हैं। बता दें कि पांवटा साहिब में गंदगी के चलते बद्रीपुर में बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। शिमला के लक्कड़ बाजार में एशिया का पहला ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंग के 100 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बता दें आपको कि दिसंबर से जनवरी महीने में यहां जिम खाना के अलावा कार्निवल के साथ साथ और कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि शहरवासियों को रिंग के इतिहास से रूबरू किया जाएगा। सुंदरनगर को प्लास्टिक फ्री करने के लिए वुमेन क्लब मैराथन का आयोजन करेगा। आपको बता दें कि इस मैराथन में सुंदरनगर को प्लास्टिक फ्री करने के लिए लोग नारे लगाते हुए दौड़ लगाएंगे। सोलन के देवघाट पड़गल गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला है। वहीं आपको बता दें कि दरअसल पुलिस को मृतका के जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। हमीरपुर में नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें कि बाजार में गैर कानूनी ढंग से बनाए गए छज्जे को तोड़वाया गया। लुधियाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चीना जब्ती करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 13 मोबाइल फोन और 3 दोपहिया वाहन बरामद किया गया है। पेरिस में चल रही यूनेस्को की बैठक में पाकिस्तान ने फिर भारत के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश की है, जिस पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। कश्मीर मुद्दे पर सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुंह के खाने के बाद भी पाकिस्तान ने एक बार फिर से 40वें यूनेस्को सामान्य सम्मेलन सामान्य नीति बहस के दौरान अपने प्रोपेगेंडे को फैलाने की कोशिश की। भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा है कि पाकिस्तान की ओर से लगाए गए आरोप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यूनेस्को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि हम पाकिस्तान के दुष्प्रचार का खंडन करते हैं और पाकिस्तान अपने मनगढ़ंत झूठ से भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा है कि हम अयोध्या मामले में दिए गए फैसले को लेकर कहा है कि ये पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान बड़ा फैसला लेने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जाधव के मामले को सिविलियंस कोर्ट में चलाने के लिए आर्मी एक्ट में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद जाधव को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सिविलियंस कोर्ट में अपील करना होगा। पिछले महीने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को फटकार लगाई थी और आईसीजे के अध्यक्ष जज ने बताया कि जाधव के मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है। काबुल में पुलिस डिस्ट्रिक्ट 15 के कसाबा एरिया में एक कार में धमाका हुआ है। विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई है और जबकि 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।
Amazon प्राइम पर अब एक ऐसी सीरीज आने वाली है जिसमें कि अलग अलग पेशे वाले लोगों को हंसाते नजर आएंगे। Amazon ओरिजिनल सीरीज वन माइक स्टैंड में 5 अलग अलग पेशेवर लोग स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे। वन माइक स्टैंड सीरीज में दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी शामिल होंगे और इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस और ऋचा चड्ढा और साथ ही तापसी पन्नू भी हिस्सा ले रही हैं। वन माइक स्टैंड सीरीज में म्यूजिशियन विशाल ददलानी हंसाते हुए नजर आएंगे। वहीं बीबी की वाइन्स के यूट्यूबर भुवन बाम भी इस शो में स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे। आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने अब तक 61 करोड़ 73 हजार का आंकड़ा पार कर लिया है।